आज हम लोग मैथ सॉल्यूशन का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम लोग का एमसीक्यू का सॉल्यूशन हो चुका था जो कि सेक्शन ए तक था। आज हम लोग सेक्शन बी देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। हम लोग का कुछ डिटेल्स मेंशन दिया हुआ है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का जो प्राइस है 320 है एंड 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स का प्राइस 600 है। क्वेश्चन में कहा भी है कि 1 kg एप्पल का प्राइस लेना है x एंड 1 kg ग्रेप्स का प्राइस लेना है y। अगर हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग को जो दिया हुआ है लेट कर देते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज x एंड 1 kg and 1 kg grapes is y। तब अगर हम लोग इसको इसके अकॉर्डिंग अगर मेंटेन करते हैं तो लिख सकते हैं क्या हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x प्लस y इक्वल टू कितना प्राइस है 320 एंड हम लोग देख सकते हैं क्या कि सेकंड वाला पार्ट देख सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या करा 4 kg एंड 2 kg यानी कि 4x प्लस क्या 2y इक्वल टू 600। इसमें तो हम लोग को क्या क्या कह रहा है रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन अलजेब्रिक सिस्टम इक्वेशन चेक। सिस्टम को हम लोग को चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है, उसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग इसको वैल्यू को पुट करके देखते हैं a1/a2 b1/b2 और चेक करके देखते हैं c1/c2 इसको वेरीफाई कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ देखें तो हम लोग का a1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, a2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, b1 का वैल्यू दिया हुआ 1, b2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और इसका वैल्यू दिया है 320/600। अगर इसको देखें तो 1/2 इक्वल टू 1/2 तो हो जा रहा है, लेकिन a इसके इक्वल टू नहीं है। मतलब a जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, a इक्वेशन इस थिंग को सेटिस्फाई कर रहा है और a हमारा पैरेलल लाइन का है। ये हमारा पैरेलल लाइन का है मतलब कि ए हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। हम लोग को बताना है कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट कंसिस्टेंट। हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। और जब इक्वेशन कंसिस्टेंट ना हो या फिर पैरेलल लाइन आ जाए तो उस इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन नहीं करते। हम लोग का यहीं तक का इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट में एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है चलिए देख लेते हैं। इक्वेशन का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है √x प्लस √3y इक्वल टू 5 यानी कि दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 5 मेंशन है √5। और इसको देख ले अगर हम लोग तो क्या दिया हुआ है a मेंशन किया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल टू √6 √3x माइनस √8y इक्वल टू माइनस √6 है। एक बार मिला लेते हैं। हाँ हम लोग को यही है √3 √2 √3 √5 केवल 5 मेंशन है, √5 नहीं मेंशन है, सॉरी। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे एक मिनट। हम लोग का यहाँ पे केवल 5 मेंशन है, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसी में x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किसको इक्वल किया जाए। तो हम लोग जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं या तो x के वैल्यू को या तो y के वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं x के वैल्यू को इक्वल करने का कोशिश करते हैं। तो x का वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम यहाँ ऊपर में इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का √6x और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग इससे करेंगे तो इक्वल 3y आ जाएगा और यहाँ हम लोग का आ जाएगा 5√3 आ जाएगा, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये √6 आ जाएगा और इसका करेंगे तो ये केवल मल्टीप्लाई होकर √16 होगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोग का -√12 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12 को 4 × 3 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -2√12
3। अब इक्वेशन सॉल्व करने जाते हैं, देखते हैं कि जब दोनों का सिंबल सेम हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो प्लस से इसको माइनस बना देंगे, माइनस से प्लस बना देंगे, और इसको माइनस से इसको भी क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। सॉल्व करेंगे, इससे ही कट जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 7y इक्वल टू 5√3 और प्लस में, ये प्लस में है, अभी माइनस में नहीं रहा, इसका सिंबल इससे चेंज हो चुका है। तो ये भी हम लोग का हो गया 7√3, 7 से 7 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया √3। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू रख सकते हैं, लिख सकते हैं वेन, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू √3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। हम लोग का इक्वेशन 1 क्या है देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 ये है हम लोग का, क्या है, √2x प्लस में √3 और y का वैल्यू भी हम लोग का क्या है √3 इक्वल टू क्या लिख लेंगे 5। √2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा। √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 और √2। अब हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का 9th और 10th का सिलेबस कहता है कि उसको रूट नीचे पसंद नहीं है। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 2√2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा √2। इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं √2 एंड y का वैल्यू आ चुका है √3। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। The coordinates of the end point of the line segment, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट का एक a वैल्यू दिया और एक b वैल्यू दिया है, और a b है जो इसको इतना कटा है। तो कोऑर्डिनेट्स बताना है हम लोग का p का, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का ये लाइन सेगमेंट है, इसका एक पॉइंट a है एंड एक पॉइंट b है। a का वैल्यू दिया हुआ है -2, एंड b का वैल्यू दिया हुआ है 2, -4। ठीक है, बीचों बीच में हम लोग का पॉइंट p है, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो रियल में इसको वैल्यू निकालने के लिए p में अगर हम लोग को x का और y का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग को x के लिए फार्मूला लगाना होगा, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और जैसे ही y के लिए जाएंगे तो इसके लिए भी फार्मूला लगाना होगा हम लोग को, m1y2 प्लस m2y1 बाई लगाना होगा m1 प्लस m2। तो इनको निकालने के लिए बाबू हम लोग को क्या चाहिए होगा, m1 और m2, यानी कि हमको रेशियो चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू m1 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू m2 का वैल्यू निकालना होगा, और वो वैल्यू मिलेगा हमको इस चीज से, इस थिंग से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग का दिया हुआ क्या है, हम लोग का दिया हुआ है bp इक्वल टू 4/7 ab। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 7 bp इक्वल टू हो जाता है 4, और ये जो ab है इसको दो पार्ट में बटा हुआ, कौन कौन पार्ट, एक AP एंड एक BP। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग AP प्लस में BP। और आगे बढ़े तो 7 BP इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 AP और प्लस में 4 BP। BP इधर आ जाके माइनस हो जाएगा, 7 BP माइनस 4 BP इक्वल टू 4 AP। सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 3 BP इक्वल टू आ जाएगा 4 AP। अगर हम लोग रेशियो निकालें 3/4 AP/BP हो जाएगा, यानी कि हम लोग का एक रेशियो मिला। क्या रेशियो मिला भाई, तो AP/BP का रेशियो, एक मिनट, AP/BP का रेशियो मिला 3/4, यानी कि हम लोग M1 के जगह पे 3 कंसीडर कर सकते हैं और M2 के जगह पे 4 को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालना है, A निकालना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला क्या कहता है भाई, हम लोग का एक m1x2 है, m1 का वैल्यू 3 ले लेते हैं और x2, तो इन दोनों ये हमारा हो जाता है x1, ये हमारा है x1, ये हमारा है y1, ये हमारा है x2, ये हमारा है y2। तो फार्मूला में क्या था, m1x2, तो m1 तो लिख चुके हैं 3, x2 की जगह पे कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, प्लस m2 अभी तुरंत कितना निकाले हैं 4, और n2 में क्या है x1 की जगह पे क्या ले लेंगे -2 बाई m1 प्लस m2, यानी कि 3 + 4। सॉल्व करने जाए तो 6 - 8 इक्वल टू 7 -2/7, यानी कि x का वैल्यू हम लोग का मिल गया -2/7। चलिए बहुत बढ़िया, x का तो वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूला लगा लेते हैं, m1 का वैल्यू हम लोग का 3 है, y2 यहाँ देखिए -4 है,
प्लस m2 का वैल्यू 4 है, y1 कितना है -2 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं बाई 7 लिखकर तो क्या आएगा -12 और -8/7 का वैल्यू हो जाएगा -20/7। यानी कि जो p का कोऑर्डिनेट्स है x, y का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, x का वैल्यू आ गया -2/7 और y का वैल्यू आ गया -20/7। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या है 23 में 2 पॉइंट है। इसका a पहले कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, यानी कि साइन a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब आगे कंटिन्यू करें तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है साइन 15 का, कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो इसको निकालने के लिए अगर हम इसको ऐसे टर्म में ब्रेक करें कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने के 2 डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करने पे इतना है, और जो 2 डिजिट लेंगे ऐसा लेंगे जिसका वैल्यू हमको पता हो। साइन में उस डिग्री का कितना वैल्यू होता है, तो एक ले लिए हैं 45, अब एक लिए हैं 30। अब आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो इसका मतलब ये हो गया कि a हो गया a के जगह पे 45 और b के जगह पे हो गया 30, और साइन a है तो a के जगह पे 45 ले लेंगे, कॉस b है b के जगह पे 30 ले लेंगे, कॉस a है 45 ले लेंगे, और साइन b के जगह पे क्या ले लेंगे 30 ले लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू पुट कर देना है। इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू √3/2 माइनस इसका वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू हो जाता है 1/2। अब इनको सॉल्व किया जाए तो √3/2√2 और माइनस कर देंगे 1/2√2, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2√2, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा √3 - 1। यही सॉल्व। इसी का अगर अगला देखें तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो साइन a का वैल्यू दिया हुआ है y के इक्वल टू, और cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन a इक्वल टू y दिया हुआ है। हम लोग को cos a पूछा है, cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a का रूट ओवर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस साइन के जगह पे y का यूज कर देंगे तो y स्क्वायर, और फिर जब हम लोग को tan a चाहिए तो tan a के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं sin a बाई cos a। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, tan a का ही वैल्यू चाहिए था sin a के जगह पे y cos a की जगह पे लिख सकते हैं √1 माइनस y स्क्वायर। अपना ये 23 नंबर भी आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, हम लोग को एक 2 ट्रायंगल दिया हुआ है ABC एंड PQR, और उसके हाफ पार्ट को सिमिलर भी कर दिया है, बचे हुए हाफ पार्ट का मतलब कि पूरे ट्रायंगल को फिर सिमिलर दिखाना है, जिसके मीडियन दिया हुआ है AD एंड PS। चलिए देखते हैं, हम लोग 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लिए हम, ठीक है, एक बगल में ही दूसरा ट्रायंगल ले लिया, ठीक। सबका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ से एक मिड पॉइंट और यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पे मीडियन हमारा AD है, PQR, और मीडियन हम लोग का यहाँ पे क्या है तो S है। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन डेट के अंदर हम लोग का है, गिवन डेट के अंदर है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQS, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिमिलर है, मतलब कि इसका A एंगल और A एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं। एंड ये भी कह सकते हैं कि जब A दोनों सिमिलर है तो अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें बाय यूजिंग ऑफ थ्योरम 6.3 थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल है और दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर हम लोग का सिमिलर है तो क्या होता है कि उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होते हैं। यानी कि इसका अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड AB लेते हैं तो इसका एक करस्पॉन्डिंग साइड कौन लेना होगा PQ। अगर इसका एक करस्पॉन्डिंग साइड BD लेते हैं तो इसका एक करस्पॉन्डिंग साइड BD लेते हैं तो इसका भी एक करस्पॉन्डिंग साइड कौन लेना पड़ेगा QS लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी में हल्का और एडिट करें, अगर हम AB बाई PQ को ऐसे ही छोड़ दें
और BD को अगर हम ऊपर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, BD है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो BC हो जाएगा। ये दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि इसका 2 टाइम्स BC हो जाएगा और इसका 2 टाइम्स QS का 2 टाइम क्या हो जाएगा, QR होगा। अब अगर हम लोग देखें जो हम लोग को प्रूफ करना है, अगर उसको देखें हम लोग क्या देख लेते हैं, एन ट्रायंगल ABC, एन ट्रायंगल क्या देख सकते हैं, PQR। अगर उसमें देखें तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC एंड PQR दोनों में देखें तो ई B इक्वल टू Q ऑलरेडी हम लोग यहाँ लिख चुके हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। और साथ में इसी के सिमिलरिटी का यूज करके हम लोग इसको भी इक्वल किए थे, यहाँ देखिए, यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं AB बाई PQ एंड BC बाई QR। तो भाई हम सिमिलरिटी का कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं कि दो का साइड इक्वल हो गया, ऊपर से एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल लिख सकते हैं PQR। अपना क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 25 देखते हैं। 25 में हम लोग को क्या करना है, एक 52 कार्ड्स है जिसमें से एक कार्ड एक्सीडेंटली क्या किया गया, बाहर निकला गया है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या होगा। तो अगर इसका हम लोग सोल्यूशन करें तो इसका अगर हम लोग सैंपल स्पेस देखें, अगर इसका हम लोग सैंपल स्पेस देखें, सैंपल स्पेस मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएंगे, 52 हो गया। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं NE नंबर ऑफ इवेंट्स देखें तो भैया कह रहा है कि नॉट अ फेस कार्ड, तो नॉट अ फेस कार्ड तो निकाल ही लेंगे, लेकिन उससे पहले फेस कार्ड कितना होता है। इसका मतलब अगर हम लोग कहें फेस कार्ड, तो कार्ड के अंदर फेस कार्ड कितना होता है, 12। अगर फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी तो फॉर्मूला हो जाता है NE बाई NS, तो उसके अकॉर्डिंग निकालें तो 12/52। ए है फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम लोग को निकालना है फेस कार्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसके ऊपर रेकरिंग लगा लेते हैं। फॉर्मूला 1 माइनस क्या हो जाता है, P हो जाता है, तो 1 माइनस 12 बाई क्या कर देंगे 52, एलसीएम लेंगे तो 52 माइनस क्या हो जाएगा 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 40/52 आ जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 10/13, यही होगा हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, और इसी का अगर हम लोग सेकेंड नंबर सॉल्व करें तो इसका सेकेंड नंबर तो यही सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा थिंग्स नहीं है। इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ ये देखें, नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, तो न ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग 2 होते हैं, तो अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा NE बाई NS हो जाएगा। तो अगर हम लोग NE का वैल्यू पुट करते हैं 2 और NS मतलब कि सैंपल स्पेस 52 कट कर देंगे तो 1/26, यही होगा हमारा आंसर प्रोबेबिलिटी का। चलिए अब हम लोग 2 मार्क्स को भी सॉल्व कर चुके हैं, अब आते हैं 3 मार्क्स के सीरीज की ओर। 3 मार्क्स में देखें तो ये सबसे ज्यादा गिफ्टेड क्वेश्चन है हम लोग का, क्योंकि बहुत बार हम लोग क्लास में किए हुए भी होते हैं और सिंपल भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कहना ही क्या है। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्ट मेथड का यूज करते हैं। उस मेथड में क्या होता है कि पहले तो इसको रेशनल नंबर मानते हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं कि √3 = P/Q। अगर P/Q लेट कर रहे हैं मतलब कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के अंदर जो P एंड Q जो होता है उनको हम लोग क्या मानते हैं, को प्राइम नंबर मान लेते हैं। और भाई को प्राइम नंबर का एक खासियत हो सकता है कि को प्राइम जो नंबर्स होते हैं P और Q, इनका जो फैक्टर होता है एलसीएम होता है वो 1 ही होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो हम लोग 1 के अलावा कुछ और लाएंगे, उसके बाद साबित करेंगे कि जो हम माने थे वो गलत माने थे, रियल में इरेशनल नंबर नहीं है, रियल में इरेशनल नंबर है। तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग SBS कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, इसका कर देंगे P² क्या हो जाएगा Q², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग का 3Q² = मिल जाता है P²। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते थे क्या कि 3Q² = P², मतलब कि P² का 3 मल्टीपल है। जब P² का 3 मल्टीपल है मतलब कि 3 से P² डिवाइड हो रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 3 कैन डिवाइड द P², मतलब कि P² डिवाइड कर दे रहा है, एंड इट ऑल्सो डिवाइड द P, मतलब कि 3 जब P² को डिवाइड कर सकता है तो 3 P को भी डिवाइड कर सकता है।
मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि जब 3 p को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कि जो 3 है p को डिवाइड कर रहा है, तो कितने टाइम्स में कर रहा है, तो कुछ टाइम्स में कर रहा होगा। वो टाइम्स क्या है एग्जैक्ट हमको नहीं पता, तो उसको हम k लेट कर दिए, तो हम लोग का p इक्वल टू 3k मिल गया। इसका मतलब ये होगा कि 3 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। अब अगर इसी में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 लेट कर ले, इक्वेशन 1 में p का वैल्यू पुट करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू हम लोग का p स्क्वायर था, ये p स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3k का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3q स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का मिल जाएगा 9k स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करें तो ये आ गया a। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का आ गया कि q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, मतलब कि अब 3q स्क्वायर का मल्टीपल है, मतलब कि 3 जब q स्क्वायर का मल्टीपल है तो मतलब कि 3 कैन डिवाइड q स्क्वायर। इसका मतलब हो गया एंड इट ऑल्सो डिवाइड 3। जब 3 को भी डिवाइड कर दिया और उसको भी डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि 3 एक ऐसा डिजिट है जो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, जबकि p एंड q को प्राइम नंबर है। जब ये को प्राइम नंबर है तो इनका फैक्टर कितना होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, दोनों को डिवाइड करने वाला कौन आ जा रहा है, 3, कॉमन फैक्टर 3 बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, और आखिरी में स्टेटमेंट लिख देते हैं कि 3 वाज इरेशनल नंबर। इस तरीका से कह के आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको हम लोग को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, स्टेटमेंट के साथ जस्टिफाई करना है कि ए वाला हमारा कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाता है तो कंपोजिट नंबर होता है, 2 से ज्यादा कम फैक्टर होता है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर नहीं कहते हैं। अगर हम लोग इसको चेक करने जाएं, इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक मिनट, इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हम लोग का क्या है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 है। अगर इसमें हम 7 कॉमन ले ले तो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 हो जाता है। अगर अच्छा से हम लोग देखें तो 7 तो खुद एक हो ही गया इनका फैक्टर, उसके अलावा 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी फैक्टर बन जाएगा, यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यस, 2 से ज्यादा फैक्टर होने के कारण ये हम लोग का क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम लोग इसको चेक करने जाएं, इसको अगर देखें तो हम लोग का क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, तो इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो इसको केवल 2 ही हो जाएंगे, एक तो खुद ए हो जाएगा और एक ए वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि एक कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। नो, एक कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो रहे थे। इस तरीका से इसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में इसका आंसर भी लिख सकते हैं। और अगर आगे बढ़े तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि जीरोस फाइंड करना है इस पोलिनोमियल्स का, और साथ में हम लोग को क्या करना है कि एक और ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसका जो जीरोज हो 2 टाइम्स हो। ठीक है, देखते हैं करके क्या है हम लोग का। तो भाई 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9 है, इसको हम लोग को ब्रेक डाउन करना, फैक्टराइज करना, करते हैं फैक्टर। तो 9 का क्या है, 3 और 3 फैक्टर है, जिससे मल्टीप्लाई करें तो 21। हाँ, तो 21 से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो अपना काम हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 21x माइनस 3x माइनस 9 लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं, 7x कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। फिर अगर x प्लस 3 को ही कॉमन ले लिया जाए तो हम लोग का हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 0 कंसिडर कर देंगे, क्योंकि हम लोग को जीरोस ही फाइंड तो करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 7x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू माइनस 3 हो गया, यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया, 3/7 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि x का तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं जो जीरो चाहिए। अब हम लोग को ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसका 2 टाइम्स हो जीरोस। तो अगर हम एक जीरोस को अल्फा मान लेते हैं तो -3 है, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -6। अगर एक को बीटा मान लेते हैं तो ये क्या है, 3/7 है, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। अब हम लोग को नया पोलिनोमियल बनाना है, तो अगर हम लोग नया पोलिनोमियल लिखने जाएंगे तो उसका कहानी क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का कहानी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा का जगह पे -6 + 6/7 और इंटू एक्स कर दें और अल्फा इंटू बीटा यानी कि -6 इंटू 6/7 करके सॉल्व करेंगे तो जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का नया पोलिनोमियल्स हो जाएगा, जिसका जीरो जिससे कितने टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, आगे कहानी को अगर हम लोग देखें तो हाँ, हम लोग को क्या करना है कि डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में 2 लाइंस होंगे जो y को कट करेंगे, उनमें ऑर्डिनेट्स का मतलब हो जाता है कि y जो है उनके बीच का क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, 2x - y - 2 = 0 है। अगर y को उधर भेजे, y को उधर भेजे तो y उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2x - 2। अगर इसका हम लोग बॉक्स बना ले ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। अगर x 0 ले लेंगे तो y हमारा -2 होगा, अगर y ही 0 ले लिया जाए तो y 0 होगा तो 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो x हमारा 1 हो जाएगा। y 0 लेंगे तो 2 इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं -4x + y + 4 = अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y को यहीं छोड़ देते हैं, 4x उधर जाके प्लस हो गया, 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस। इसको अगर हम लोग x और y का वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो अगर हम x 0 ले लेते हैं तो y हमारा -4 हो जाएगा, अगर y ही 0 ले लेंगे तो x हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखने की बात है कि इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट a है, 1, 0 और 1, 0। कॉमन पॉइंट का मतलब है कि जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में एक कॉमन पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। वो कॉमन पॉइंट कैसे वो मिल जाएगा, उसकी मदद से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ध्यान देते हैं हल्का, चलिए इस ग्राफ में कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, y, ठीक है, y डैश कर लेते हैं, x डैश कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। वैल्यू ज्यादा नहीं है, x में वैल्यू 0 और 1 है तो x का वैल्यू यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, और y में 2 वैल्यू, एक -2 और -4 है, तो यहाँ मान लेते हैं -2 है और यहाँ पे मान लेते हैं -4 है। जब इनका हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा बाबू, देखिएगा, इनको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, y, इसको हम लोग लिख सकते हैं y = 2x - 2 भी लिख सकते हैं, या फिर मन करे तो a वाला भी लिख सकते हैं, कोई इशू तो है नहीं वैसे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए तो यहां से, ठीक है, ऐसे कट करता हुआ लाइन जा रहा है। चलिए वेरी गुड, हम लोग अपना काम कर लिए हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको देखे न जाए, इसका पॉइंट लिखे तो ये हमारा 0,1 है, यानी कि x का वैल्यू निकाल चुके हैं 0 और y का वैल्यू कितना है 1, जो इन दोनों इक्वेशन से मिलने वाला है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, अगर यहाँ का वैल्यू रखने जाए तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,-4 और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,-2। ठीक है, एक तो ग्राफ प्रेजेंट कर लिए, साथ में हम लोग को क्या कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स। तो भाई डिफरेंस निकालने जाएंगे ऑर्डिनेट्स में, तो एक ऑर्डिनेट्स -2 है, एक ऑर्डिनेट्स -4 है, तो इनका डिफरेंस निकालने जाते हैं। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालने जाएंगे, ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालने जाए तो लिख सकते हैं क्या, डिफरेंस हमेशा मॉड में निकाला जाता है, -4 और a -2 का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 होगा, मॉड के कारण क्या होगा, पॉजिटिव। इसको हम लोग मॉड फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी डिजिट होगा बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इनका बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो डिफरेंस बाबू हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग कहानी को। अगला क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में हम लोग को पहले तो रिलेशन फाइंड करना है, जबकि जो p पॉइंट है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। साथ में हम लोग को क्या करना है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है जहां पे x और y से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो, उनके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताने हैं कि x का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा और y का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन के अंदर क्या कर देते हैं, पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, a एंड b पॉइंट मेंशन है। a का वैल्यू दिया हुआ है बाबू हम लोग को 3,5
बी का वैल्यू दिया हुआ है 7,1 और पी पॉइंट दिया हुआ है हम लोग का बाबू x, y। ठीक है, अब अगर आगे हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन में ही मेंशन है कि जो डिस्टेंस है a से लेके p तक और p से लेके b तक दोनों इक्वल है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, क्या कहता है, अंडर रूट, इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, x1 - x2, इसको अगर हम लोग कर लेते हैं x - 3 का स्क्वायर कर लेते हैं और y - 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर यहाँ पी भी अगर इनके बीच में यूज करेंगे तो अंडर रूट कर सकते हैं क्या, x - 7 का स्क्वायर और प्लस में क्या कर सकते हैं y - 1 का स्क्वायर। रूट से रूट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो अंदर में बच जाएगा x - 3 का होल, इसको ब्रेक कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस में 6x, 2a भी करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 10y प्लस में 25 हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 और क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 2y और प्लस में क्या हो जाएगा 1। आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसको x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कैंसिल तो नहीं करना चाहिए बट हम लोग समझ लेते हैं कि कैंसिल हो गया, चलो कोई इशू तो है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को लिख लेते हैं, हम लोग का कितना आ गया -6x और एक आया हमारा -10y। ठीक है, और यहाँ कितना है 9 और 25, अगर हम लोग ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 34। वेरी गुड, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है -14x और माइनस में 2y है। ठीक है, अब प्लस करें तो 49 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें तो -6x है, 14x इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, -10y है, 2y इधर आके प्लस हो जाएगा और 50 है, 34 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सॉल्व करें तो इनका सोल्यूशन 8x हो जाएगा, इनका सोल्यूशन -8y हो जाएगा, इनका 16 हो जाएगा। 8 कॉमन लेते हैं, x - y = 16 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको कट कर देंगे तो x - y = हमारा कितना आ जाएगा 2। तो हम लोग एक रिलेशन तो एस्टेब्लिश कर ही चुके हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग देखें, अरे यार चलिए ठीक है, रिलेशन स्टेबल कर चुके हैं हम लोग, इसका इशू नहीं है। और हम लोग को क्या कह रहा है कि एक पॉइंट लेना है x एंड y से इक्वी डिस्टेंस पे ही लेना है और उनका कोऑर्डिनेट्स भी बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं, और कौन पॉइंट लेना है, यही पॉइंट लेना है, इनके रिलेशन की मदद से कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना है, जैसे कि हम लोग का ए जो a था और हम लोग का ए जो b था, इसका वैल्यू दिया था, कितना दिया हुआ था देख लेते हैं। इसका वैल्यू था 3,5 और इसका 7,1, यानी कि 3,5 और क्या ले लेंगे 7,1 ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट लेना है जो a एंड b दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, तो भाई मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस और यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस, लेकिन ये जो पॉइंट होना चाहिए हमारा कहाँ होना चाहिए भाई एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो भाई एक्स, अगर हम लोग एक्स एक्सिस का पॉइंट लेते हैं, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, तो भैया अगर हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस का अगर मान लेते हैं कि यही हमारा एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं, हालांकि वर्टिकल डिस्टेंस को तो हम लोग वाई एक्सिस करते हैं, लेकिन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि हम लोग का एक्स एक्सिस है। हम लोग को पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है, यानी कि x का तो वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं m, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का am = bm है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, वैसे कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इसको सुता के भी डिस्टेंस ले तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल नाम हम अपना मन से कंसीडर कर लिए कि यही हमारा एक्स एक्सिस है, कोई इशू है नहीं। इक्वल डिस्टेंस लेना था, ले लिए कि यहाँ पे एक डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स का तो वैल्यू होगा ही, वाई का वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होता है 0 हो जाता है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग am निकाल लें और bm निकाल लें तो कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो अंडर रूट, तो यहाँ x दिया हुआ है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर और फिर 5 - 0 का स्क्वायर कर सकते हैं, और फिर अंडर रूट इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो कह सकते हैं कि x - 7 का स्क्वायर, सॉरी इधर y का कहानी चलेगा। ठीक है, और फिर y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 - 0 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 0 - 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आता है। लेकिन चलो फिर आप लोग बात बनाने लगोगे तो इससे बढ़िया है कि हम वही कर देते हैं 0 - 1 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो x² - 6x + 9 हो जाएगा, आई प्लस में 25 हो जाएगा,
ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं एक्स स्क्वायर से तो पहले एक्स स्क्वायर को कट कर लेते हैं। यहाँ माइनस 6x आ रहा है और प्लस में 34 आएगा, ऐड करेंगे तो 25 और 9 को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। और यहाँ माइनस 14x आ रहा है और प्लस में 50 आ रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो माइनस 6x प्लस में 14x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 34। आगे कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग का यहाँ 8x इक्वल टू 16 है, यानी कि x का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं 2। यानी कि अगर इसका हम लोग का कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो m जो हम लेट किए हैं उसका कोऑर्डिनेट्स x, 0 यानी x का वैल्यू 2, 0 कर सकते हैं। और इसी तरीका से हम लोग y का भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। बस अपना मन से यहीं पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाला कहानी में क्या कर लेंगे कि ए बी वैसे ही हो जाएगा, और 3,5 है ही, 7,1 है ही, कुछ नहीं करना। यहाँ पे अपना मन से कोई भी एक पॉइंट n ले लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ आपकी कहाँ y एक्सिस से लेना है, तो y एक्सिस में x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y, इस तरीके से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सिंपल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का एक और क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग किससे भी प्रूव कर सकते हैं जो आपका मन करे। हम लोग ले लेते हैं LHS, आप जो कहें हम लोग LHS से ही सॉल्व करते हैं। तो LHS हम लोग ले लेते हैं, 1 प्लस कोसेक A है और बाई में क्या है बाबू, तो कोसेक A है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। 1 प्लस कोसेक A को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन A। अब भाई फिर से कोसेक है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन A। अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ 1 और साइन A का एलसीएम साइन A होगा, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं साइन A प्लस 1 और बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन A। तो अगर हम लोग कट करें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A। अगर हम लोग क्या करें कि इसके नीचे और ऊपर दोनों में एक ही सेम थिंग से मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन A 1 माइनस साइन A से, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने का कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी पे है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस क्या कर देंगे, साइन a कर देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर का तो कोई मीनिंग बन नहीं रहा है, जो हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखे हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही स्क्वायर आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, और बाई 1 माइनस साइन a हो जाएगा। यही हम लोग का क्या था, RHS था, जिसको हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे देखें तो हम लोग का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। आगे बढ़ते हम लोग को क्या दिया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है कि साइन 2a प्लस बी इक्वल टू था हम लोग का √3/2, यही था, ठीक है। साइन 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2। फिर क्या है, tan a प्लस 2b इक्वल टू 1 है। क्या है फिर हम लोग का tan a प्लस 2b इक्वल टू 1 दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। फिर हम लोग का वैल्यू किसका पूछा है, वैल्यू पूछा है हम लोग का cot 4a माइनस 7b। cot पूछा है बाबू cot 4a माइनस 7b का भाई वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए a और b का वैल्यू मिलेगा तो अपना काम हो जाएगा। अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो साइन ई है ना हम लोग का 2a प्लस बी, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो भाई हम लोग को पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन से साइन अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो हम लोग का एक इक्वेशन मिलेगा, 2a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा अपना, कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग tan वाला में अगर आगे बढ़े तो tan a प्लस 2b है, ये 1 में हम लोग tan को कितना लिख सकते हैं, तो tan 45 लिख सकते हैं। फिर tan से tan हम लोग बाबू कैंसिल समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नया इक्वेशन मिल जाएगा कि a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। अगर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माने तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं उसको हम लोग क्या है, तो 2a प्लस बी इक्वल टू हम लोग का 60 डिग्री है और a प्लस 2b इक्वल टू हम लोग का 45 डिग्री है, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 है और ये हम लोग का इक्वेशन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इक्वल करने का कोशिश कर देते हैं, तो ऐसा कर देते हैं कि यहाँ 2a ऑलरेडी हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले में। हम लोग का नया इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस 4b हो जाएगा ना, और ये मल्टीप्लाई होकर 90 होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा हम लोग का -3b इक्वल टू -30 आएगा। कैंसिल कर देंगे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। b का वैल्यू हम लोग का 10 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू निकालना, तो a का वैल्यू निकालना कौन बड़ा बात है,
हम लोग लिख सकते हैं व्हेन b इक्वल टू 10, कहाँ ले लेते हैं, इक्वेशन 1 में ले लेते हैं इन इक्वेशन, ऐसा क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं कि इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 हम लोग का है क्या, तो 2a प्लस b है, b के जगह पे 10 इक्वल टू 60, ठीक है। तो 2a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। a b निकाल लिए हम लोग को, इसी का ना निकालना है भाई साहब, निकाल लेते हैं। क्या कहता है cot 4a माइनस 7 निकालते हैं, तो cot 4a, 4 इंटू ए के जगह पे 25 माइनस 7 इंटू बी के जगह पे कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तभी तो अभी तुरंत निकाले थे 10 निकाले थे, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो cot ई हो जाएगा 100 और ई हो जाएगा 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cot 30 डिग्री अपना हो जाएगा आंसर। आसानी से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सर्कल का अंदर का कहानी है, ठीक। कुछ नहीं करना है इसको, हम लोग को बस ए ओ बी इक्वल टू ए वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री प्रूफ कर देना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ डॉट 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 सी से मर्ज कर देंगे और हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे। देखिएगा जहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ए वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं और एक ए वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं, यानी कि हम लेने वाले एन ट्रायंगल ओ पी ए, एन ट्रायंगल लेने वाले हैं ओ सी ए। अगर इन दोनों को देखें तो हम लोग लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू ओसी। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि भी रेडियस दोनों इक्वल है, यानी कि रेडियाई हम लोग कर सकते हैं, हम लोग का रेडियाई हो गया, ठीक है। और अगर देखें तो ई ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का क्या हो चुका है, कॉमन साइड हो चुका है। अगर तीसरा देखें तो यहाँ पी ए इक्वल टू ए सी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं पी ए इक्वल टू ए सी, क्योंकि दोनों को दोनों टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट ए से ही ए भी टेंजेंट और ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हम लोग का सर्कल का थ्योरम है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कह सकते हैं कि भाई इस वजह से इक्वल है क्योंकि दोनों को दोनों टेंजेंट्स है। तो भाई 3 तो साइड इक्वल हो चुका है दोनों ट्रायंगल में, तो लिख सकते हैं बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ओ पी ए है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुका है ओ सी ए के। ओ सी ए के भाई जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट में लगता है सिपिसिटी, मतलब कि यहाँ अगर एंगल एक्स बन रहा है तो यहाँ भी एंगल एक्स ही बनेगा, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू हम मान लिए एक्स, ऐसा हमने कर लिया लेट। ये होगा भी, क्यों होगा भाई, सिपिसिटी लग जाएगा। ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा कलर में कर दे रहे हैं, ये सेम प्रॉपर्टी इस वाले और इस वाले ट्रायंगल में भी लगेगा। तो अगर यहाँ एंगल y बन रहा है तो वही एंगल क्या बनेगा, y। हम लोग सिमिलरली लिख करके लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख के भी ये भी लिख सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसी तरीका से वही प्रॉपर्टी लग रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ क्यू बी, और इसके अंदर भी लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू हम क्या मान चुके हैं, y मान चुके हैं, ठीक है। ये दोनों भी y हो गया। और एट लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम लास्ट में अगर हम लोग देखें इसको, एट लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन चारों का सम x और y का सम कितना होगा, अगर हम लोग देखें तो x प्लस एक्स एंड y प्लस वाई करें तो इनका सम हम लोग लिख सकते हैं 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है। अब सॉल्व करें तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 हो गया हम लोग का, 2 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई इक्वल टू भी 180 हो गया। अगर कट कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। और अच्छा से देखिएगा तो x प्लस वाई यानी कि a वाला x, देखिएगा अच्छा से देखिएगा तो a वाला x और a वाला y यही है हमारा AOB, यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हल्का कंफ्यूज तो किया है बच्चों लोग को, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करना, वर्ड्स पे ध्यान देना है। पहले यहाँ क्या दिया हुआ 2 डिजिट्स नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ 8 डिजिट्स,
पहले टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो टू डिजिट नंबर को हम लोग लेट किए हैं क्या 10x प्लस वाई। और क्वेश्चन में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हम लोग का टू डिजिट नंबर है वो क्या है कि आपस का जो डिजिट, तो उसके डिजिट कौन है, एक एक्स है और एक वाई है, तो उनसे 7 टाइम्स ज्यादा है, तो इसलिए उनके डिजिट को सम कर दिया, उससे 7 टाइम्स क्या कर दिया ज्यादा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो इसको वैसे ही लिख दिया हम, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x हो गया और प्लस में 7y हो गया। फिर क्या किया, इसको इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3x हो गया, और इसको उधर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया 6y हो गया। इससे इसको कट कर दिया, जिससे हम लोग का एक मस्त वैल्यू मिल गया x इक्वल टू 2y। अब आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 2 मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि जो डिजिट है टू डिजिट नंबर उससे 2 ज्यादा, उसके 5 टाइम्स से 2 ज्यादा है, उसके डिजिट के 5 टाइम्स से, तो उसका जो डिजिट था क्या था x और y, उसके 5 टाइम्स से क्या था 2 ज्यादा, 2 टाइम्स मोर कर दिए। फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ पे x था और यहाँ पे भी x था, दोनों x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ x के जगह पे 2y कर दिए, यहाँ पे भी x के जगह पे क्या कर दिए 2y, मल्टीप्लाई कर दिए तो 10y हो गया, फिर y हो गया a, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 5y मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया, इसको हम सेम टू सेम लिख दिए, इस वाले डिजिट को सेम टू सेम लिख दिया। ये हम लोग का 20y प्लस y मिलकर कितना हो गया 20y 21y, उसको उधर भेजे तो क्या हो गया माइनस में हो गया। फिर हम लोग का एक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। फिर हम लोग क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। कैसे ब्रेक डाउन किए, तो 21 को ब्रेक करना था और मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, तो 20y और माइनस y कर दिया, ऐड करने पे 21 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का 20y स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर इन दोनों में हम 10y कॉमन ले लिए तो y माइनस 2 मिल गया, फिर इन दोनों में -1 कॉमन लिए तो y माइनस 2 मिल गया, फिर y माइनस 2, ये दोनों y माइनस 2 को बाहर निकाले तो हम लोग को क्या मिल गया 10y माइनस 1। फिर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक वैल्यू मिल गया y माइनस 2 इक्वल टू 0, एक वैल्यू हम लोग को यहाँ पे ये भी मिल गया 10y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग का मिल गया 1/2 और एक y का वैल्यू मिल गया 2। इस y का वैल्यू का यूज कर लिए इसके लिए, तो y का वैल्यू जब हम यहाँ पे रख दिए, जो हम लोग का इक्वेशन था x इक्वल टू 2y, वहां पे y का वैल्यू जब हम 2 लिखे तो x का वैल्यू हम लोग का कितना मिल गया 4 मिल गया। हम लोग को पूछा था कि नंबर क्या होगा भाई, तो नंबर निकालना कोई बड़ा बात नहीं था। हम लोग का जो ये लेट किए थे क्या 10x प्लस y, वहां पे x का वैल्यू पुट कर दिया, x का वैल्यू पुट कर दिया कितना, x का वैल्यू यहाँ पे 4 आया तो उसको पुट कर दिया, y का वैल्यू 2 आया तो उसको पुट कर दिया, यानी कि हमारा नंबर कितना हो गया 42 हो गया। इसी का सेकंड पार्ट में क्या करना है, तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग को देखना है बाबू कि पहला बात तो इस p का वैल्यू निकालना है, और p का वैल्यू किस कंडीशन में निकालना है, जब हम लोग का रूट रियल एंड इक्वल हो। रियल एंड इक्वल दे देने से हम लोग का क्वेश्चन बहुत सॉल्व हो गया, क्योंकि हम लोग वहां पे फिर क्या कर सकते हैं, जब रियल एंड इक्वल दे दिया तो हम लोग यहाँ पे d इक्वल टू 0 कंसीडर कर सकते हैं। तब हम लोग को फाइंड करना है उसके रूट्स, यानी कि पहले p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू यहाँ रखना है, उसके बाद फिर वो x का भी वैल्यू निकालना है। तो उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, यही हम लोग का क्वेश्चन था। इसका सेकेंड पार्ट p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 था। हम लोग क्या किए, हम लोग d निकाले, जब जिसका जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाले d निकाले तो रियल एंड इक्वल रूट्स था, तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए ये वाला कहानी अप्लाई कर दिया, क्या था, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या था 0। अगर हम लोग b की बात करें तो ये देखिए हम लोग का b का वैल्यू था क्या था p प्लस 1, तो p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का बात करें तो हम लोग का a का वैल्यू था और c के जगह पे यहाँ कौन है 1 है, इसको सॉल्व कर दिए a प्लस b का होल स्क्वायर पे, तो हम लोग का इतना आ गया। और जब इसको -4 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो a डिजिट आ गया। फिर उसमें हम लोग जब इसको सॉल्व किए क्या किए, p स्क्वायर को ऐसे रख दिए, इनका और इनका कैलकुलेशन किए तो -2p आया, और इनका कैलकुलेशन से कितना है -15 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करना था, 2 को ऐसे ब्रेक करना था कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारा 15 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ब्रेक कर दिए 5 और 3 में। जब 5 और 3 में ब्रेक हुआ उसके बाद इन दोनों में हम p को कॉमन ले लिए तो p-5 हो गया, इसमें 3 कॉमन लिए तो इसमें भी p-5 हो गया। अब यहाँ पे भी p-5, यहाँ पे भी p-5, फिर से p-5 को कॉमन ले लिए तो हम लोग का मिल गया p प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये 1 टाइम्स इसके इक्वल टू 0 ले लिए, 1 टाइम्स इसको इक्वल टू 0 ले लिए, तो इससे हम लोग का एक वैल्यू p का 5 मिल गया, दूसरा का p का वैल्यू कितना मिल गया -3। अब आप p का वैल्यू ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब हम लोग p का वैल्यू -3 कंसीडर किए, कंसीडर करने का मींस इस p का वैल्यू को हम यहाँ देखिए एरो के द्वारा दिखाएं कि यहाँ पे जब पुट किए तो p के जगह पे -3, यहाँ पे -3 किए तो -3 प्लस 4 करने से हमारा कितना यहाँ पुट कर दिए। फिर हम लोग का x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख दिए माइनस, फिर यहाँ पे भी p के जगह पे वैल्यू पुट कर दिए, फिर 1 था तो 1। इसको जब सॉल्व किए तो 4 - 3 किए तो 1 आया, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं थी।
और यहाँ सॉल्व किए तो कितना है -2, और -2 को माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया, +1 = 0 आ गया। अब इस 2x को हमको ब्रेक करना था ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे x² है, तो इसको x में ब्रेक कर दिए, इन दोनों में x को कॉमन ले लिए तो x + 1 हो गया। अब इन दोनों में 1 कॉमन लिए तो x + 1, अब यहाँ पे भी x + 1, यहाँ पे भी x + 1, उसको बाहर निकाले तो एक टर्म ये बच गया, एक टर्म ये बच गया, इसको लिख दिया, ये दोनों सेम टर्म था। या फिर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वन टाइम इसके, एक बार इसके लिए 0 ले लेंगे, एक बार इसके लिए 0 ले लेंगे, दोनों केस में हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। चलिए इसके आगे वाला में देख लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही फेमस क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हम लोग का थेल्स थ्योरम पूछ दिया और साथ में उसका कंसेप्ट भी पूछ दिया है, दोनों के दोनों थ्योरम पूछे हैं। इनको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो एक ट्रायंगल ले लेते, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ABC ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और एक पैरेलल लाइन जो D है उसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहता था कि एक ऐसा पैरेलल लाइन लीजिए जो किसी साइड के पैरेलल हो और एक साइड को और दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करे। फिर हम लोग डॉट डॉट लाइन, एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन के थ्रू यहाँ 90 डिग्री बना दिए, यहाँ 90 डिग्री बना दिए, और हम लोग को रियल में प्रूव करना था क्या, थ्योरम 6.1 है, और उसको प्रूव करने के लिए क्या कहता है कि अगर, कहानी यह है कि अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड से दूसर के साइड को मिलाया जाए और इस तरीका से मिलाया जाए कि वो तीसर के साइड के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में जो लाइन होता है इस ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कि AD/DB और AE/EC, यही वाला पॉइंट हम लोग को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक ट्रायंगल लेते हैं। तो भाई एक ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले कौन ट्रायंगल ले लिए, ADE, हम लोग ट्रायंगल लिए हैं ADE। तो भाई इस ट्रायंगल के अंदर ADE के अंदर देखा जाए तो इस ADE के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर दो ठो परपेंडिकुलर डाला गया है, एक ए परपेंडिकुलर है, एक ए परपेंडिकुलर है, और हम लोग को पता है कि जहां पे परपेंडिकुलर डलाता है वही उसका बेस हो जाता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डला है, तो ए जहां पे परपेंडिकुलर डला है तो बेस हो गया, और ए वाला उसका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हम लोग एक ही ट्रायंगल के अंदर देखें, अगर हम लोग एक ही ट्रायंगल जो हम लोग का ADE है उसी ट्रायंगल को देखें, तो उसी ट्रायंगल के अंदर दो ठो बेस मिलेंगे। अगर हम ADE में अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो एक हम लोग का बेस हो जाएगा AD और हाइट कौन हो जाएगा, ME, फिर बेस हो जाएगा हम लोग का AE और हाइट कौन हो जाएगा, DN। तो हम यही एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन, ADE ट्रायंगल ले लिए, तो फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ले लिया, और ADE में बेस हम इसको बनाना चाहते हैं, तो इसको बेस बनाने के लिए AD को जब बेस बनाए तो इसका हाइट कौन लेना पड़ेगा, ME। तो AD हमारा बेस हो गया और इसका हाइट हमारा कौन हो गया, ME हो गया। फिर से वही ट्रायंगल लिए, लेकिन इस बार हाइट हम इसको कंसीडर किए, किसको, DN को, तो उसके लिए बेस हमारा कौन हो गया, A। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर दो ट्रायंगल और लेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं DBE और एक ट्रायंगल लेते हैं DCE। तो पहले हम ले लिए एक ट्रायंगल DBE लिए, तो इसके लिए बेस किसको मान लेंगे, DB को। जब इसको बेस माना जाता है तो इससे हाइट, इसका हाइट A वाला हो गया, तो यहाँ से A हाइट और यहाँ से A हाइट, दोनों हाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए जब A हाइट इस हाइट के इक्वल है तो इसके लिए हम क्या ले लिए, ME ही ले लिए। तो यहाँ पे भी हो गया हाफ इंटू बेस इंटू क्या ले लिए, हाइट के तौर पे ME ले लिए। फिर एक ट्रायंगल ले लिए A वाला ट्रायंगल जब कंसीडर करेंगे तो इसका हाइट A कंसीडर करेंगे, तो इसका हाइट A वाला और A वाला हाइट दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि A वाला हाइट और DN आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो उस कंडीशन में इसमें टच इसको किया तो ये वाला तो बेस हो ही गया, लेकिन हाइट में कौन ले लिए, A वाला हाइट ले लिए हम लोग, ठीक है, A वाला हाइट किसके इक्वल था, इसके, तो इसलिए हम लोग DN ले लिए। सबका इक्वेशन का मेजरमेंट कर लिए, नाम दे दिया इक्वेशन 1 2 3 4। इक्वेशन का यहाँ जो सेंटेंस लिखना है डिवाइड करते वक्त इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमको जो प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है, AD/DB। तो इस चारों इक्वेशन में देखेंगे कि AD मेरा ऊपर कौन आ रहा है, तो AD देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर आ रहा है, और उसके बाई में हम लोग को कौन चाहिए, DB, तो DB हमारा कौन इक्वेशन में आ रहा है, थर्ड। इसलिए यहाँ पे हम लिखे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन थर्ड। और फिर हम लोग देखेंगे क्या AE/EC चाहिए, AE/EC चाहिए, तो भाई साहब यहाँ AE हमारा कौन इक्वेशन में आ रहा है, सेकंड, और EC हमारा कौन में आ रहा है, 4, इसलिए हम सेकंड को 4 से डिवाइड किए। जब 4 से डिवाइड किए तो भाई यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का वैल्यू रख दिए। फिर इसको डिवाइड किए थे किससे, थर्ड से। तो डिवाइड करने का नियम है कि जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड बाई इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट साइड, फिर इक्वेशन 1 का राइट साइड, फिर इसका अगला साइड, इसको यहाँ हम पुट कर दिए इक्वेशन 1 और थर्ड का, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, अब ME से ME कैंसिल। वही प्रोसेस हम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ में कर दिए, इसका लेफ्ट साइड, फिर इसका ये इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट साइड, फिर इसका राइट साइड और फिर इसका राइट साइड, यहाँ पे भी कट कर दिए, जिससे हम लोग को एक इक्वेशन मिला।
जिसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिए, इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिए, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिए। ठीक है, उसी तरीका से जब इसको हम डिवाइड किए तो एक अलग इक्वेशन मिला ए, इसको कट करके डिवाइड करने से हमको यहाँ देखिए ए मिला, क्या मिला, ए डी बाई डी बी, और इनको डिवाइड करने के बाद हमको मिला ए ई बाई ई सी। तो ए डी बाई डी बी को हम इक्वेशन नंबर 5 मान लिया और ए ई बाई ई सी वाला को इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 6 मान लिया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 5 और 6 को देखेंगे कि सिमिलरिटी क्या है। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है, तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है, लेकिन इसका नीचे वाला पार्ट डीबी और इसका नीचे वाला पार्ट डीईसी दोनों हल्का अलग है, लेकिन ये दोनों अलग है, लेकिन इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ए है हम लोग का, इसका नाम दे दे तो डी बी सी ई। तो देखें तो डी बी ई, अगर अच्छा से इसको हम लोग देखें तो डी बी ई और डी सी ई इन दोनों का बेस एक ही है डी, और दोनों को दोनों एक ही पैरेलल लाइन पे है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल, ये दोनों का नाम भी लिखा है आर ऑन द सेम, और वो जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों को दोनों ट्रायंगल हम लोग का क्या है, दोनों को दोनों हम लोग का सेम बेस पे है, दोनों ट्रायंगल हमारे सेम बेस पे है, और साथ में क्या है, बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, और दोनों को दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। जब ऐसा कहानी हो जाता है तो हम लोग का 9th के अंदर एक थ्योरम था जो ये कहता है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल। जब दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल होगा तो उसी के लिए हमने क्या किया कि ए वाला इक्वेशन नंबर 6 का ए वाला पार्ट ऊपर वाला तो वैसे ही रहने दिया, इस वाला पार्ट को, क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल था, इस वाले पार्ट को हम लोग एक्सचेंज कर दिए। यहाँ पे डीईसी हम लोग का डीईसी था, तो डीईसी के जगह पे हम रिप्लेस करके क्या लिख दिया, डीबीई, और इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। और उसके बाद हम देखें कि इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 का दोनों का लेफ्ट साइड मिलाइए, इसका लेफ्ट साइड ए वाला और इसका लेफ्ट साइड ए वाला, दोनों का लेफ्ट साइड क्या था, सेम। जब दोनों का लेफ्ट साइड सेम हो गया तो उनका राइट साइड भी क्या होगा, सेम। तो इसका राइट साइड क्या है, ए डी बाई डी बी, और इसका राइट साइड क्या है, ए ई बाई ई सी। उसको हम लोग आखिरी में क्या कर दिए, इक्वल। अब इस तरीका से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक साथ में ये भी जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है भाई, कि इसका हम लोग का कंजर्व भी बताना है, यानी कि उल्टा वाला स्टेटमेंट। तो उल्टा वाला स्टेटमेंट जो होता है हम लोग का कंट्राडिक्ट वाला मेथड होता है इसका। जब हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में हम लोग का गिवन डेटा, क्या गिवन डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंजर्व का मतलब कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी दोनों ऑलरेडी इक्वल मेंशन है। और साथ में हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि जो डी है हमारा, ए डी ई पैरेलल होना चाहिए किसके, बीसी के पैरेलल होना चाहिए। लेकिन इसको पैरेलल प्रूफ करने से पहले हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा लाइन कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं कि जो डी ई डैश है, ये जो डैश है ये इसके पैरेलल है, ऐसा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। जब हम लोग इसको पैरेलल मानेंगे तो इसी के अंदर हम लोग बीपीटी थ्योरी लगाते हैं, थ्योरम 6.1। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका बाय इसका रेशियो और इसका यानी कि ए डैश बाय इसका रेशियो दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों के इक्वल भी कर दिए। लेकिन अब अगर हम लोग जो प्रूफ डेट करना तो उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे बीपीटी लगा के इसको इक्वेशन 2 माने थे। अब अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो उनका राइट भी इक्वल होगा। उस हिसाब से इसको हम इसके इक्वल प्रूफ कर दिए। जब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गया इसका मतलब कि जो ए है या फिर ए डैश है, ए और ए डैश या फिर ई सी और ई डैश सी ये दोनों सेम लाइन पे है। मतलब कि जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग कह सकते हैं ई डैश ई दोनों कहाँ लाइज कर रहे हैं, ऑन द सेम पॉइंट। जब सेम पॉइंट पे लाइज कर रहे हैं मतलब कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ई डैश और ई दोनों सेम ही पॉइंट पे हैं। तो हमारा जो कंट्राडिक्ट मेथड का अगर यूज करेंगे कि जो हम ई डैश को हम अलग से पैरेलल मान लेते हैं उसका पैरेलल मानने की जरूरत नहीं है, रियल में ए दोनों सेम ही पॉइंट पे है, मतलब कि इसके क्या है पैरेलल। इस तरीका से हम लोग आसानी से उसको पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हल्का मस्त है, हल्का घुमाने वाला है, बच्चों का दिमाग घुमा भी दिया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत लोग अच्छा से समझे भी नहीं होंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आसानी से समझेंगे और इसका वैल्यू भी निकालेंगे। क्वेश्चन अगर समझा जाए तो रियल में कह क्या रहा है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग का एक वन फेस है सॉलिड वुडन क्यूब का, जिसका डायमेंशन दिया है 14 सेंटीमीटर। ये चारों तरफ से जो क्यूब है 14 सेंटीमीटर का है और उसमें हेमी स्फीयर काटना है जिसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और फाइंड द नंबर ऑफ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर वाला लेयर से कितना हेमिस्फीयर काटा जा सकता है। तो पहली बात जानिए कि जैसे हम हेमिस्फीयर इसके अंदर ऐसे काट के निकालेंगे, तो हेमिस्फीयर निकालेंगे तो हेमिस्फीयर का केवल रेडियस अंदर जाता है, यहां से यहां तक को डायमीटर कहते हैं, लेकिन जब हेमिस्फीयर कटता है तो केवल और केवल उसका रेडियस जाता है। यानी कि जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पूरा क्यूब को काट के नहीं निकाल देना है, क्योंकि क्यूब का टोटल लेंथ तो 14 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको 14 सेंटीमीटर इतना क्यूब थोड़ी निकालना है। हम लोग को जो इसके अंदर से हेमिस्फीयर निकालना है केवल मात्र 0.7 सेंटीमीटर निकालना है, यानी कि एक ही लेयर भर निकालना है, वो लेयर इतना ही है। यानी कि जो हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम भी हम लोग का केवल उतना ही लेयर का ही निकलेगा। यानी कि वॉल्यूम भी निकालने जाएंगे तो हम लोग को सबका नहीं निकालना है, केवल एक ही फेस का वॉल्यूम निकालना है। तो एक फेस का वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो हम लोग को पता है यही वाला फेस में से क्या किया जा रहा है, सबका सब हेमिस्फीयर निकाला जा रहा है। तो कितना मानी हेमिस्फीयर वही तो नहीं पता, उसी का तो नंबर निकालना है, तो हम लोग लिखे भी हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि कितने मानी हेमिस्फीयर यहां से निकाले जाएंगे। तो भाई जितना मानी हेमिस्फीयर निकाले जाएगा ये जो हम लोग का क्यूब है इसी के फर्स्ट वाला लेयर से निकाला जाएगा। तो क्यूब के वॉल्यूम से निकाला जाएगा। तो क्यूब के वॉल्यूम में 3 पार्ट होता है, एक एल होता है और एक बी होता है और एक नीचे की ओर एच होता है। तो भाई एल भी इसका 14 यही हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसका बी भी वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एच उसका तो 0.7 होगा, क्योंकि पूरा थोड़ी निकालना है, ये जो हेमिस्फीयर है उतना ही डालना है, 0.7 तक ही डालना है। तो इसमें जो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसमें कितना है इसके लिए हम लोग एन लगा दिए, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जैसे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे देखेंगे एन का वैल्यू तो एन लिख दिया, 2/3 लिख दिया, पाई का वैल्यू पुट कर दिया, आर का मतलब क्या है इसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 0.7, यहाँ क्यूब था तो 3 टाइम्स लिख दिया। फिर क्या कर रहा था एल बी एच, एल इसका 14 होगा, बी भी 14 होगा, लेकिन एच भैया क्यूबॉइड में हम लोग एच 0.7 इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जब हेमिस्फीयर काट के निकाला जा रहा है तो उसका रेडियस केवल 0.7 ही जाएगा, पूरा हाइट तक अंदर नहीं लेना है, क्योंकि साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि जो हेमिस्फीयर होना चाहिए 1.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उसका रेडियस ही ले लेंगे 0.7। फिर इसका कैलकुलेशन किए, इसको हम लोग कट किए, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का रिजल्ट आया 11n/21, और इस तरीके से हम लोग n का वैल्यू निकाले, जो अप्रोक्स वैल्यू आया n इक्वल टू कितना 190। मेन इसमें ध्यान क्या देना था कि नंबर ऑफ हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल टू हो जाएगा इसके LBH के केवल वन सरफेस के, वन फेसेस की बात करेंगे तो वन फेसेस में एल और बी दोनों लेंथ और विड्थ तो वही हो जाएगा, हाइट केवल उसका कम होगा, क्योंकि हाइट इतना ही हेमिस्फीयर काट के निकाला जा रहा है। इसमें यही कंफ्यूजन था, बाकी कोई नहीं है। अब इसमें एक पॉइंट और कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि जब इसको हम लोग काट के निकाल लेंगे उसके बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बनेगा उसका भी हम लोग का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो भैया रिमेनिंग सॉलिड जो हम लोग उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो जो क्यूब है क्यूब से ही काट के निकाला गया तो उसी का सरफेस बनेगा। तो अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो भाई साहब क्यूब के अंदर 6 सरफेस होते हैं। क्यूब के अंदर कितने फेसेस हैं, तो 6 फेसेस है। 6 फेसेस में तो 5 फेसेस के साथ कुछ नहीं किया गया है, इसके 5 फेसेस जो हैं, इस क्यूब के 5 फेसेस, ये केवल ऊपर वाला फेस को छोड़ के बाकी इसके जो 5 फेसेस वो तो सेफ है, यानी उनका एरिया तो होगा ही, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। यानी कि 5 फेसेस का एरिया क्या होगा 5 इंटू साइड स्क्वायर, एक को अगर हम लोग साइड कंसीडर करें तो 5 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साथ में इसका 6 में से एक फेस डिस्टर्ब है, एक फेस जो साइड स्क्वायर डिस्टर्ब है उसमें से कुछ एरिया कम हुआ है। कितना एरिया कम हुआ है भाई, तो इसका जो एरिया कम हुआ है तो आपका जो इसका एक फेस है 6 में से ए वाला फेस में, यहां से आप क्यूब काट के निकाले हैं, सॉरी हेमिस्फीयर काट के निकाले हैं। तो जब आप हेमिस्फीयर निकाले तो उसका सर्कल वाला एरिया तो कम होते न गया, तो कितना माने सर्कल वाला एरिया कम हुआ, तो भाई जितना हेमिस्फीयर निकाले, तो इसीलिए हम लोग कर दिए। यहाँ देखिए रिमेनिंग सॉलिड में क्या किया, 5 तो सेफ था, 5 के साथ कोई लोचा नहीं था, ये एकदम सेफ था। ये जो एक वाला सरफेस था, एक जो फेसेस था उसमें गड़बड़ी हुआ है, तो उसका साइड का स्क्वायर माइनस एन का मतलब कि जितना वाली हेमिस्फीयर निकाला गया उसके साथ तो उसका सर्कल वाला पार्ट भी निकला, उसको क्या कर दिए माइनस कर दिए। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग निकालने वाले हैं, मेन समस्या यहाँ यही हो रहा है कि इसमें हम लोग का 5 ठो साइड फिक्स है, तो 5 साइड का एरिया हो गया 5a स्क्वायर। ये जो एक साइड बचा है उसमें से उस एक साइड के एरिया में से, यानी कि एक a स्क्वायर में से कुछ माइनस होगा, कितना मानी, तो जितना मानी हेमिस्फीयर काट के निकाला गया, तो कितना के लिए ए ना क्या निकाला गया हेमिस्फीयर निकाला गया, लेकिन एरिया के तौर पे तो उसका सर्कल वाला पार्ट गायब हुआ, इसलिए क्या कर देंगे केवल पाई आर स्क्वायर
और इसी पे हम लोग क्या किए हैं, वैल्यू को पुट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। 5 है और साइड का स्क्वायर कितना 14 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लीकेशन किए तो इतना आया। इसका एगो साइड था और एन मतलब कि कितना हेमिस्फीयर, तो 190 हेमिस्फीयर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं हेमिस्फीयर का वैल्यू। नंबर ऑफ हेमिस्फीयर लगभग कितना है 190 है, तो उसके वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए हैं, पाई का वैल्यू पुट कर दिया, आर का वैल्यू पुट दिया। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड था उसका एरिया अप्रोक्स इतना ही आने वाला है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर आपको ये सवाल नहीं बना है तो ये वाला सवाल तो बना ही होंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसमें से दो ठो कोन काटा जा रहा है, उसका कोन का हाइट है 12 सेंटीमीटर और उसका रेडियस सेम टू सेम है जितना इसका सिलेंडर का है। तब पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, बचा हुआ पार्ट का जो सॉलिड बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा, साथ में उसका सरफेस एरिया क्या होगा, दोनों निकालना है। यानी कि हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार है, देखिए क्या है। तो हम लोग का यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका हाइट मेंशन है कितना 24 सेंटीमीटर, इसके अंदर कोन है, कोन का हाइट भी दिया है 12 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 5 है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम लोग को रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड क्या बढ़ता है कि इस कोन के अंदर से, सॉरी इस सिलेंडर के अंदर से एक कोन ऊपर से निकाला गया, एक कोन नीचे से निकाला गया, यानी कि दो कोन निकाले गए। तो पहले तो एक हम लोग का पूरा कंप्लीट सॉलिड जो कि क्या है एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कितने, क्या माइनस हुआ, तो एक कोन ऊपर से एक कोन नीचे से, यानी कि 2 कोन, यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दिया पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम निकाल दिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ 2 था तो 2 वैल्यू पुट कर दिए। इसमें पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो दोनों को क्योंकि आर दोनों के लिए सेम था तो कॉमन ले लिया। हाइट, इस वाला हाइट का मतलब है कि सिलेंडर का हाइट और इस वाला हाइट का मतलब है कोन का हाइट। पाई का वैल्यू पुट कर दिए, आर दोनों के लिए आर तो सेम था 5 इंटू 5। सिलेंडर का हाइट कितना था, यहाँ देखिए सिलेंडर का हाइट कितना है 24 है, माइनस 2/3। ये H1 मतलब किसका, कोन का हाइट, तो भाई साहब कोन का हाइट कितना है 12, तो 12 पुट, ये उसका कैलकुलेशन करने से यही निकला वॉल्यूम। अब इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालें, इसका सरफेस एरिया निकालने चाहे तो सरफेस एरिया में क्या होगा, तो देखिए इसके सरफेस एरिया में जब इसको काट के निकाला गया, इस सिलेंडर के अंदर से जब इस कोन को काट के निकाला गया तो कोन तो निकला लेकिन इसका सर्कल वाला एरिया भी हट गया, और नीचे से भी जब कोन निकला तो इसका भी सर्कल वाला एरिया हट गया, यानी कि सर्कल एरिया हट गया कोन से, तो ये कोन का क्या बना, कर्व सरफेस एरिया बना जो कि पाई आर एल होता है। और यहां से भी हट गया सर्कल वाला पार्ट, तो ये भी क्या बन गया पाई आर एल बन गया। और इस सर्कल वाला पार्ट जब हटा तो सिलेंडर के लिए भी हटा, यानी कि सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया हो गया जो कि क्या होता है 2 पाई आर एच। तो अगर टोटल एरिया इसका हम लोग निकालने जाए तो भाई साहब ये इसका टोटल एरिया देख सकते हैं, ये 2 पाई आर एच तो CSA ऑफ सिलेंडर हो गया, प्लस पाई आर एल एक कोन के लिए, एक जो हम लोग का कोन है उसके लिए पाई आर एल, और एक और कोन है उसके लिए क्या लगा दिया 2, यानी कि 2 टाइम्स कर दिए। इसमें 2 पाई आर को कॉमन लिए, एच प्लस एल, एच मतलब इसके सिलेंडर का हाइट उसको पुट कर दिया। अब एल हम लोग का कोन का स्लैंट हाइट था, तो भैया ए हम लोग का 12 है, ए 5 है, तो कितना होगा 13 होगा, तो 13 पुट कर दिया। उसका कैलकुलेशन करने से लगभग इसका हम लोग का जो एरिया आया रिमेनिंग पार्ट का वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलिए आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग देखने वाले 35, ये हम लोग का 5 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम लोग को 2 चीज पूछा है, एक मीन पूछा है, एक मीडियन पूछा है, ये 2 पॉइंट पूछा है। तो इस डेटा को हम यहाँ लिख दिए, इस वाले को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, तो क्लास इंटरवल यहाँ लिखा हुआ है। इस वाले डेटा को हम लोग क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ लिखा हुआ है। एक साई निकालने का तरीका होता है क्लास मार्क, इसका मतलब है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिजिट, तो भाई हम ऐड करके डिवाइड भी कर सकते हैं, या अपना इतना सेंस है तो इनका बीच हम लोग को पता भी है 38 और 40 के बीच का नंबर कौन है 39 है। और आगे या फिर एक और तरीका, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच में 39 है, इनके बीच में 41 है, इनके बीच में 43 है, तो आसानी से हम लोग लिख दिए। फिर मीन निकालने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, तो मीन निकालने के यहाँ देखिए फॉर्मूला हम लोग का मेंशन किया हुआ सिग्मा FI XI, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को इस क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनको मल्टीप्लिकेशन करते गए मल्टीप्लिकेशन से आया, सबका सम चाहिए, समेशन है, यानी कि सबको ऐड करना है, सबको ऐड किए तो इतना आया। और उसके बाद सिग्मा FI फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, हालांकि ऐड करने की आवश्यकता भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 35, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल जो है वही है। इसको पुट के डिवाइड किए तो यहाँ से हम लोग का निकल गया मीन। अब हम लोग को निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए इतना चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसका फॉर्मूला है L चाहिए, N/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। तो हम लोग N/2 निकालने से पहले हम लोग CF निकालते हैं। CF निकालने का तरीका क्या है कि A वाला फ्रीक्वेंसी को वैसे ही लिख दीजिए, अगला फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस वाले डिजिट को इस वाले से ऐड करिए, तो 3 + 2 किए तो 5,
अगला निकालने के लिए इसको इससे ऐड करिए, 4 + 5 किए तो 9, अगला निकालने के लिए इसको इससे ऐड किए तो इतना आया, फिर इसको निकालने के लिए इससे ऐड किए, फिर इसको निकालने, इस तरीके से हम लोग का 35 आया। और ए वाला आंसर और ए वाला आ गया, मतलब कि हम लोग का एडिशन सही है। फिर हम लोग n/2 करते हैं, n/2 मतलब कि इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 35/2 किए तो कितना है, तो 17.5 आ गया। इससे अब हम लोग क्या करते हैं कि बाकी का जो चीजें चाहिए हम लोग को, CF कहाँ से मिलेगा, F कहाँ से मिलेगा, L कहाँ से मिलेगा, इन तीन चीजों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे जस्ट बड़ा डिजिट देखते हैं। अब कहाँ देखते हैं, तो CF के अंदर। तो 17.5 से जस्ट बड़ा डिजिट कौन था, 28। जो 28 बड़ा डिजिट है भाई साहब, उसके जस्ट पीछे वाला डिजिट को हम लोग CF कहते हैं। तो इसके जस्ट पीछे वाला डिजिट कौन था, 14, तो ये हमारा CF हो गया। और इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी के अंदर को हम लोग क्या कहते हैं, F। तो हमारा F का भी वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया। और इसमें जो ये हम लोग का मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास का जो फर्स्ट वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, L। तो हम लोग का L का वैल्यू इतना हो गया। H का मतलब तो क्लास साइज है, क्लास साइज मतलब इनके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना था, 2। और यहाँ पे L का वैल्यू पुट कर दिया हमने, जो आया था 46। n/2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये CF का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का F का भी वैल्यू पुट कर दिए हैं और H का भी वैल्यू पुट है। पूरे कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का मीडियन इतना है। ये मीडियन मेरा सही है गलत उसको चेक करने का ये भी तरीका है कि उस वैल्यू को इस मीडियन क्लास में मिलाते हैं कि इसके बीच में आता है या फिर नहीं आता है। अगर वो वैल्यू हमारे यहाँ पे आता है मतलब कि हम, चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करने वाले 36 नंबर से, जो कि हम लोग का केस स्टडी है। केस स्टडी में एक आदमी है, फार्मर है, जो क्या कहानी कहता है कि उसका जो लैंड है उस सर्कुलर शेप में है, ठीक है। उसके अंदर उसको जो घर बनाना है, यहाँ इस तरीका से उसको घर बनाना है, इस शेप में आंसर है, रेक्टेंगुलर शेप में उसको घर बनाना है। हम लोग को क्या क्या करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम लोग को सॉल्व करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर लैंड। पहले उसको कितना वायर चाहिए इसको गोलेगा ऐसे गोल गोल घुमा के करने के लिए। तो भाई सिंपल से पता चल रहा है कि इसका पेरीमीटर यानी कि टोटल लेंथ निकालना है। और सर्कल का भाई साहब जो टोटल लेंथ होता है यानी कि जो सरकमफेरेंस होता है, टोटल लेंथ क्या हो जाता है हम लोग का 2πr। 2 × पाई का वैल्यू 22/7 कर सकते हैं। r का मतलब रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका रेडियस दिया हुआ है, वो यहाँ पे क्रॉप करने में कटा हुआ है, इसका नहीं यहाँ दिया हुआ है, ध्यान देंगे। सर्कुलर पीस का जो रेडियस है कितना है, 35 है। इसको हम लोग कट कर देंगे 5r में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 क्या है मीटर आ जाएगा। इतना ही वायर का हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा क्या करने में, इसको चारों तरफ से बाउंड्री करने में, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लैंड ऑन विच द हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड। हम लोग को इसका साइड बताना है कि हर एक साइड कितना होगा भाई साहब, इसका साइड क्या होगा। तो साइड बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको एज अ हम लोग डायगोनल कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसको एज अ हम लोग डायगोनल कंसीडर करें तो देख सकते हैं कि हम लोग का शेप कुछ ऐसा बना हुआ है। हम लोग का जो कहानी है ऐसा बना हुआ है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक ऐसा बना हुआ है कहानी, और इसको एज अ डायगोनल कंसीडर कर सकते हैं। डायगोनल जरूर है लेकिन सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर। और इसका जो स्क्वायर है उसको अगर हम डायगोनल कंसीडर करेंगे तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 × साइड हो जाता है। हम लोग को साइड ही निकालना है तो √2 × साइड हम लोग कर सकते हैं। जो √2 × साइड जो डायगोनल है ये रियल में सर्कल का कैसा बिहेव करेगा, डायमीटर की तरह। और डायमीटर कितना होगा, तो रेडियस 35 था तो डायमीटर उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। आगे अगर हम लोग सॉल्व करें, हम लोग को साइड ही निकालना है तो साइड इक्वल टू क्या होगा, 35 × 2। ये √2 जो मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवीजन में होगा, जब इसको रेशनलाइज करेंगे √2 तो हम लोग का कितना आएगा, ऊपर आएगा 7। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और नीचे रूट कैंसिल होकर 2 हो जाएगा यानी कि 35 आ जाएगा। यानी कि जो उसके घर का जो ईच साइड है वो हो जाएगा 35√2, यानी कि उसका हम लोग साइड भी निकाल लिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो 3rd नंबर पॉइंट है वो 3rd नंबर पॉइंट हल्का सा लेंदी टाइप का है। क्या पूछ रहा है कि अगर आप लोग एग्जाम में बनाए होंगे तो हमारे हिसाब से इससे ज्यादा आसान आपको ए पढ़ा होगा। आपको इसके कंपैरिजन में ए बना लेना चाहिए था, ज्यादा अच्छा होता। इसमें भी अलग कुछ करना नहीं है। फार्मर क्या कर रहा है कि शेडेड रीजन क्या है, तो यहाँ देखिए शेडेड रीजन में घास लगाने के लिए सोच रहा है, ठीक है। और घास लगाने के लिए खर्चा क्या पड़ेगा, जबकि यहाँ खर्चा दिया हुआ 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 50 रुपया ले रहा है। तो उसके लिए पहले कम से कम हमको इसका एरिया पता हो। एरिया पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है शेडेड रीजन, इसका एरिया पता करने चाहे तो रियल में ये जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, उसके द्वारा कवर्ड एरिया है।
और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि भाई साहब कि एक तो हमारा पहले यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, अगर इसको हम रेडियस कंसिडर सेंटर कंसिडर करें तो ये दोनों हमारा रेडियस हो जाएगा। इस साइड हम लोग को पता चल चुका है कितना 35√2, ये भी पता चल चुका है ये रेडियस है कितना 35, यानी कि ट्रायंगल का बारे में पता। अगर हम ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालें, ध्यान देंगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, ये जो हम लोग का सेक्टर है इस सेक्टर का पूरा एरिया निकाल सकते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पूछिएगा कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो भाई साहब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि थीटा हम लोग को 90 पता है, 360 इंटू पाई करेंगे 22/पाई इंटू आर, आर की जगह पे कितना ले लेंगे 35 का स्क्वायर। इससे हम लोग को पूरा सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। और सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा, माइनस करना होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया को हम लोग क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग ए शेडेड रीजन निकल जाएगा, और शेडेड रीजन तो ऊपर भी है और शेडेड रीजन नीचे भी है, तो शेडेड रीजन ऊपर भी शेडेड रीजन नीचे भी, तो जितना एरिया आएगा उसको हम लोग को 2 टाइम्स करना होगा। जितना ये एरिया आएगा इसको सॉल्व करने के बाद इस वाले एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो भाई यहाँ पे 35 है, ये भी 35 है, तीनों साइड पता हम लोग का हीरोइंस फार्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। उस एरिया को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का इस सेगमेंट ये जो शेडेड रीजन है, एक शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा, उसका 2 टाइम्स कर देंगे शेडेड रीजन का, तो ये दोनों का एरिया निकल जाएगा। और उसमें हम लोग को क्या करना होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी कि शेडेड पार्ट का एरिया निकालना होगा, इनटू क्या करना होगा 50। उसको करने से आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये हो जाता है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना लेंथी हो जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको ज्यादा आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड ऑन विच द हाउस इज बिल्ट टू रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कल पीस ऑफ लैंड। कह रहा है कि जो पहले वाला एरिया और जो ये रिमेनिंग एरिया बचा हुआ उन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो उनका एरिया का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड, यानी कि एरिया का जितना में लैंड है, जमीन है, उसका एरिया और साथ में जितना पार्ट बच गया घर बनाने को उसका रेशियो निकालना है। तो भैया जमीन हम लोग का सर्कल में है, यानी कि पाई आर स्क्वायर से पूरा का एरिया निकाल सकते हैं, आर हम लोग को पता है, और साथ में बचा हुआ पार्ट ये रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो भैया सर्कल पूरा था, रिमेनिंग पार्ट क्या है, स्क्वायर में से हो जाएगा, यानी कि साइड का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, क्या सॉल्व करेंगे 22/7, आर का वैल्यू हम लोग को पता है 35 इंटू 35 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू पता है 35 इंटू 35, और माइनस में क्या कर देंगे, किसका एरिया भाई, ए स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का साइड हम लोग निकाल चुके हैं, स्क्वायर का साइड हम लोग निकाल चुके हैं। स्क्वायर का साइड हम लोग का कितना आया था, तो यहाँ देखिए हम लोग का आया कितना 35√2, उसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, किसका 35√2 का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। तो आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है ही, यहाँ कर देंगे 35√2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही रेशियो हम लोग का आएगा। तो आसानी से सॉल्व हो गया। ये केस स्टडी उतना इसमें दम भी नहीं था, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस वाला पार्ट हल्का टाइम टेकिंग था, तो उससे बने इसका रेशियो निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया बाई जो रिमेनिंग एरिया, तो सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जो हम लोग का एपी से है, एपी में क्या क्या दिया हुआ है कि इसमें 10 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर का भी फॉर्म इन द फिगर किया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि पहला वाले रो में ए है, अगले वाले रो में 3 हो गया, और इसी तरीका से बढ़ते जा रहा है। हर एक रो में कुछ ना कुछ संख्या क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम लोग इसका एपी डिजाइन करें तो एपी तो डिजाइन हो जाएगा इसका। अगर इसका हम लोग एपी देखें तो एपी क्या होगा, पहला वाला में 1 है, सेकेंड वाला में 3 है, अगला वाला में कितना ट्रायंगल है 5 है, ऐसे डॉट 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 10th पहले 10th रो तक गया है, नीचे तक गया हुआ है। तो हम लोग का क्या पूछा है, फर्स्ट नंबर अगर किस स्टडी का देखें तो क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो, सबसे निचले वाला रो में, तो यानी कि सबसे कितने मानी हो जाएंगी, यानी कि 8 10 पूछा है। बॉटम में तो हमारा कितना होगा 10 ही रो होगा, तो 10 रो के लिए ए 10 क्या लगा देंगे, a + 9d लगा देंगे। a का वैल्यू पता है 1, 9 इंटू डी का भी वैल्यू पता है बाबू। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d निकलते हैं ना,
A2 माइनस A1 बाद वाला डिजिट में से पहले वाला डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 प्लस 18 इक्वल टू 19 यानी कि अंतिम वाला रो में उसके पास कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे 19 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब हम लोग का क्या पूछा है यहाँ हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। भाई यहाँ पे फोर्थ पूछा है A4 पूछा है लेकिन बॉटम से नीचे से पूछा है तो भाई नीचे से पूछा तो फॉर्मूला चेंज होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल हम लोग मतलब कि लास्ट वाला टर्म हम लोग निकाल चुके हैं 19 माइनस n का मतलब कि क्या हुआ वैल्यू 4 माइनस 1 और डी तो हम लोग को पता है कितना 2 सॉल्व करेंगे 9 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 यानी कि 12 हो जाएगा। नीचे से चौथा नंबर में कितना हो जाएगा एक मिनट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है। अब अगला आखिरी वाला देख लेते हैं इसमें भी दो पार्ट हम लोग का पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच 8th रो। ठीक है 8th रो में पहुंच के टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का क्या पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 8th रो में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है वो भी 1 सेंटीमीटर यानी कि S8 पूछा है तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 n प्लस का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लगा सकते हैं d लगा सकते हैं। n हम लोग को पता है 8/2 2a a का वैल्यू कितना पता है 1 n तो पता है 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 और d का वैल्यू पता है कितना हम लोग का 2 और आगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कितना कट करने के बाद आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 और 14 अगर हम लोग और सॉल्व करें तो 18 4 जा 72 के आसपास आ रहा है यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। इसी का हम लोग को क्या पूछना है अगला वाला पार्ट को देखना है। ठीक है चलिए यहाँ का आगे का कैलकुलेशन देखते हैं इसको कट कर चुके हैं हम लोग 4 टाइम्स में कट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो 72 प्लस 2 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 यानी कि हम लोग पे यहाँ पे पूछा भी था टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा तो भाई 64 हो जाएगा। आखिरी नंबर क्वेश्चन पूछा है आखिरी हल्का ठीक ठाक है हाउ मनी मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर 5th रो टू 10th रो 5th से लेके 10th रो और 4th रो तक में कितना में कौन ज्यादा है कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं इसको देखें कि इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग देखें कि कितने ज्यादा हैं तो देख सकते हैं कि क्या होगा। तो पहले और साथ में इसमें ईबी का एक वर्क फंक्शन के साथ दिखाना है यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने सो वर्किंग यानी कि टोटल वर्क दिखाना है यानी कि अगर हम लोग पहले A5 निकाल लेते हैं तो A प्लस 4D कर देंगे तो A5 अगर हम लोग निकाले तो A तो 1 था 4 इंटू डी हम लोग का कितना था 2 बढ़ रहा था। अगर A5 निकाले तो A9 हो गया हर बार 2 बढ़ रहा था तो A6 निकाले तो 7 हो जाएगा 2 बढ़ेगा तो ये 11 हो जाएगा A7 निकाले तो 13 हो जाएगा A8 निकाले तो 15 हो जाएगा और A9 निकाले तो 17 हो जाएगा A10 निकाले तो 21 हो जाएगा। ठीक है ये कितना हो जाएगा सॉरी 21 नहीं 19 हो जाएगा। ओके लास्ट टाइम हम लोग निकाले भी थे। इन सम का देखें तो इन सब को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इस सब का सम 75 के आसपास आता है। ठीक है उसके बाद हम लोग को क्या पूछा है भाई साहब हम लोग को पूछा A4 तक का टर्म्स तो A4 तक में लाइन से टर्म्स जोड़ने होंगे A4 तक में कौन कौन से टर्म्स आएंगे वो भी सम पूछा है A4 तक का। तो S4 अगर हम लोग निकाले तो पहला टर्म 1 था दूसरा का टर्म 3 था तीसरा का टर्म 5 था अगला टर्म कितना था 7 इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 12 और 3 16 आ जाएगा। ठीक है और हम लोग का डिफरेंस पूछा है डिफरेंस बिटवीन 5th रो टू 10th रो एंड इसके बीच के सम का डिफरेंस कितना होगा तो भाई यहाँ तक का सम डिफरेंस अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो 75 और 16 हो जाएगा डिफरेंस निकालने जाएंगे तो कितना होगा 59 हो जाएगा यही इनके बीच का डिफरेंस होगा। चलिए ठीक है अब हम लोग के सामने हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है और ये हम लोग का आखिरी केस स्टडी है इसके पे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ कि एक एरोप्लेन दिया हुआ है इसके स्टेयर्स दिए हुए हैं इस तरीका से। ठीक है और इसमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं क्या क्या दिया हुआ है चलिए इसको अगर हम लोग ट्रायंगल के फॉर्मेट में देखें तो कुछ डिटेल्स तो है देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है पहले पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल एट विच स्टेयर्स आर इंक्लाइंड रीच डोर्स
फीट हाई एबव द ग्राउंड, कह रहा है कि इससे ग्राउंड से कितना हाइट होना चाहिए, 15 फीट होना चाहिए। साथ में इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टेयर इसके साथ है तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ अगर देखा जाए तो एन एयरक्राफ्ट हैज अ डोर स्टिल हाईएस्ट इतना एंड द ग्राउंड स्टेयर आर कार प्लेस्ड एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस भी बाबू उतना ही दिया है, 15 ही दिया हुआ है। तो हम लोग को एंगल पूछा है कि ये जो एंगल बनने वाला है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में फाइंड द एंगल, एंगल पूछा है कि यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। तो भाई साहब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास ये परपेंडिकुलर पता है, हम लोग को बेस पता है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या होता है tan थीटा, जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर भी 15 और बेस भी 15, कट कर देंगे तो भाई tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम लोग को पता है tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का, तो tan से tan कैंसिल कर देंगे, थीटा हमारे लोग का 45 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा मेरे भाई 45 डिग्री बन जाएगा। अगला क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर्स यूज्ड विद डोर स्टिल, साथ में इसका स्टेयर का पूछा लेंथ की, जो सीढ़ी है उसका लेंथ क्या होगा। तो भाई इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस भी लगा सकते हैं ना, तो ट्रिगोनोमेट्री भी लगा देते हैं। डायरेक्ट पाइथागोरस निकाल लेते हैं, बड़ा वाला साइड निकाल लेते हैं। तो बड़ा वाला साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, दो छोटा छोटा साइड का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर का क्या कर देंगे, रूट ओवर। जब इसको 15 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 × 15 स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पर से स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 15√2, यानी कि स्टेयर का जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 15√2 हो जाएगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं बाबू, और थर्ड नंबर में क्या कर रहा है कि 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स इंक्लाइंड एट द 60 डिग्री। तब पूछा है कि देन द हाइट ऑफ द डोर, तब हाइट पूछा है, यानी कि यही कहानी को बदल दिया मेरे भाई, कुछ नहीं। इस बार इस जो स्टेयर्स है उसका हाइट दिया है 20 फीट और इंक्लिनेशन एंगल दिया है 60 डिग्री। हम लोग ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या होगा। तो भाई हम लोग को हाइपोटेनस पता है, हम लोग को यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रिलेशन को ही तो हम लोग साइन थीटा कहते हैं, और थीटा की जगह पे 60 डिग्री है। क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका वैल्यू साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, साइन 60 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का रूट 3/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 20। इससे इसको कट कर देंगे कितना बार में, 10 टाइम में, तो p इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 10√3 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60, साइन 30 का 1/2 साइन 60 √3/2, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाइट निकाल लिए, सॉरी स्टेयर का क्या, हाँ हाइट ही निकालना था, जब कितना हो 20 फीट का लेंथ हो और एंगल कितना हो 60 डिग्री हो तब। साथ में यही क्वेश्चन को और फिर क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका देखे तो, और हाँ एक चीज और कि यहाँ √3 का वैल्यू भी पुट करने के लिए कह रहा है। तो जो हम लोग का 10√3 आया है, यहाँ पे हम लोग रूट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज हम लोग का क्लास समाप्त हुआ, इसका सेशन भी एंड हुआ। हम लोग यहाँ तक का कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं, और इस तरीका से हम लोग अपने क्लास को एंड करते हैं।